नमस्कार, न्यूज लाइन में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ विपनेश माथुर। जम्मू कश्मीर में सरकार बनाने को लेकर कवायद तेज हो गई है। कहीं मुलाकातें की जा रही हैं, कहीं शर्तें रखी जा रही हैं, तो कहीं बयानबाजियों का बाजार गर्म है। कुल मिलाकर हालात ये बने हुए हैं कि सरकार कैसे बनाई जाए, क्योंकि जम्मू कश्मीर की जनता ने ऐसा फैसला सुनाया है जिसने नेताओं के पसीने छुड़ा दिए हैं। इसी बीच मुलाकातों का दौर भी तेज हो गया है। पीडीपी नेता महबूबा मुफ्ती ने राज्यपाल से मुलाकात की है और उसके बाद 55 प्लस सीटें होने की बात कही है। हालांकि 55 का राज क्या है इसका खुलासा नहीं किया है, मगर दिलचस्प बात यह है कि महबूबा अटल जी का गुणगान करती नजर आई हैं। 55 के समर्थन का किया दावा। सरकार बनाने की जल्दबाजी नहीं, पीडीपी ने किया अपना रुख साफ। कैसे बनेगी जम्मू कश्मीर में सरकार? चुनाव प्रचार हुआ, चुनाव हुए और फिर परिणाम सामने निकल कर आए। नतीजे कुछ इस तरह से आए जिसमें सरकार बनाने का अधिकार किसी भी एक पार्टी को नहीं मिला। जी हां, जम्मू कश्मीर की जनता ने ऐसा कठिन फैसला सुनाया कि सरकार बनाने को लेकर पार्टियों को ठीक उसी तरह मेहनत करनी पड़ रही है जैसे चुनाव प्रचार के दौरान की थी। यानी इस सर्द मौसम में नेताओं का पसीना निकल रहा है। जम्मू कश्मीर से लेकर राजधानी तक सरकार बनाने की कवायद तेज है कि कैसे बने सरकार। चर्चाओं का बाजार गर्म है, मुलाकातें हो रही हैं और राज्यपाल के द्वार के चक्कर भी काटे जा रहे हैं। अभी पीडीपी ने राज्यपाल एनएन वोहरा से मुलाकात की और अब बारी बीजेपी की है। महबूबा मुफ्ती ने राज्यपाल से मुलाकात के बाद कहा, जम्मू कश्मीर में खंडित जनादेश मिला है। ये जनादेश पीएम मोदी के लिए भी चुनौती है। राज्यपाल ने हमें अनौपचारिक मुलाकात के लिए बुलाया था। हमें सरकार बनाने की जल्दबाजी नहीं है। पीडीपी को 55 से ज्यादा विधायकों का समर्थन प्राप्त है। बहुमत जुटाना हमारी प्राथमिकता नहीं है। पीडीपी 28 सीटों के साथ नेशनल कॉन्फ्रेंस को ले सकती है, जिसकी 12 सीटें हैं। इस तरह से गणित 40 पर आकर लटक जाता है, जबकि बहुमत के लिए 44 सीटें चाहिए। ऐसे में वो कांग्रेस को अपने साथ ले सकती है। हालांकि जम्मू कश्मीर में सबसे ज्यादा वोट भाजपा को मिले हैं, लेकिन उसके पास सीटें 25 हैं, जो कि कम है। ऐसे में वो नेशनल कॉन्फ्रेंस और अन्य को साथ लेकर सरकार बना सकती है। साथ ही महबूबा मुफ्ती बार बार पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जम्मू कश्मीर मुद्दे पर पहल और एजेंडे की बात करती हुई नजर आई। उन्होंने कहा, जम्मू कश्मीर में नई सरकार को उसी एजेंडे को आगे बढ़ाना होगा जिस तरह से अटल जी ने बढ़ाया था। 2003 में केंद्र की एनडीए सरकार ने शांति प्रक्रिया शुरू की थी। पीडीपी उस एजेंडे को आगे बढ़ाना चाहती है। वाजपेयी सरकार ने हुर्रियत कॉन्फ्रेंस को बातचीत के लिए बुलाया था और जम्मू कश्मीर को विशेष पैकेज दिया था। जम्मू कश्मीर की जनता का फैसला बहुत ही चुनौतीपूर्ण है। देश के नेताओं को इस चुनौती को गंभीरता से लेना चाहिए। केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार पर इन नतीजों के बाद जिम्मेदारी आई है और कश्मीर समस्या का समय सीमा के भीतर हल होना चाहिए। जम्मू कश्मीर में सरकार बनाने को लेकर हालात ऐसे हो चुके हैं जिसमें बयानबाजियों का दौर भी तेज हो गया है। जम्मू कश्मीर में बीजेपी की सरकार बनाने का दावा करते हुए जुगल किशोर ने कहा, हमें सबसे अधिक वोट मिले हैं, सरकार हमारी ही बनेगी। तय बैठक से 2 दिन पहले ही बीजेपी नेताओं के राज्यपाल से मिलने पर नेशनल कॉन्फ्रेंस के कार्यवाहक प्रधान उमर अब्दुल्ला ने पार्टी की खिल्ली उड़ाई। ट्विटर पर उमर ने इस मुलाकात को बैड कॉमेडी शो करार दिया। वहीं सज्जाद लोन का कहना है, बीजेपी का किसी भी सत्तासीन गठबंधन में शामिल होने का फायदा राज्य के विकास में नजर आएगा, इसीलिए उनका सरकार में होना जरूरी है। जो 55 का इशारा महबूबा मुफ्ती ने दिया है उसके पत्ते तो उन्होंने नहीं खोले, लेकिन इशारे के हिसाब से बात की जाए तो पीडीपी 28 और बीजेपी 25 के साथ साथ सज्जाद लोन के 2 विधायकों को मिला दिया जाए तो आंकड़ा हो जाता है 55 और दूसरी ओर पीडीपी के 28, एनसी के 12 और अन्य के 7 को भी मिला दिया जाए तो आंकड़ा बैठता है 55 का।
यानी कि दोनों ही समीकरण बन सकते हैं। और खास बात ये कि महबूबा मुफ्ती ने बार बार अटल जी की पहल की सराहना भी की और इस हिसाब से बीजेपी की ओर झुकाव किया जा सकता है। कहना मुश्किल है कि जम्मू कश्मीर में सरकार कैसे बनेगी, क्योंकि अभी तक किसी भी पार्टी ने अपने पत्ते नहीं खोले और अभी तो इशारों, शर्तों और मुलाकातों का दौर चल रहा है। विपनेश माथुर के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, चैनल वन न्यूज। वाकई में बड़ा सवाल है कि जम्मू कश्मीर में कैसे बने सरकार, क्योंकि जनता ने जो फैसला सुनाया है उसके हिसाब से तो नेताओं को एक बार फिर से कसरत करनी पड़ रही है, क्योंकि किसी एक के फेवर में फैसला नहीं गया है। कवायद तेज है, मुलाकातें हो रही हैं, शर्तें रखी जा रही हैं, तमाम तरह के सवाल जहन में उछल रहे हैं। और कहीं ना कहीं ये बात एकदम सच है कि जिस तरीके से चुनौतीपूर्ण फैसला जम्मू कश्मीर की जनता ने दिया है, पहले नंबर पर पीडीपी, दूसरे नंबर पर बीजेपी है, तो संकेत ये भी उभरकर सामने आ रहे हैं कि क्या पीडीपी प्लस बीजेपी मिलकर सरकार बनाएंगे या फिर रास्ता महागठबंधन की ओर जाता है। क्योंकि महबूबा मुफ्ती ने राज्यपाल से मुलाकात की है, कल बीजेपी मुलाकात करने जा रही है, तो कहीं ना कहीं पेशकश तो हो ही रही है कि सरकार तो बनानी है किसी ना किसी को। मगर जम्मू कश्मीर की जनता को इंतजार है कि एक ऐसी सरकार बने जिसमें जम्मू कश्मीर का विकास छिपाओ। इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान स्टूडियो में मौजूद हैं। हमारे साथ बीजेपी के नेता खेमचंद शर्मा जी मौजूद हैं, आपका स्वागत है। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार पीयूष पंत जी मौजूद हैं, आपका भी स्वागत है। और हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार प्रोफेसर लल्लन प्रसाद जी भी मौजूद हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहला सवाल खेमचंद जी आपसे है मेरा, जिस तरीके से जम्मू कश्मीर में चुनाव प्रचार के दौरान मेहनत की गई, नतीजे सामने निकल कर आए, और ऐसे नतीजे सामने निकल कर आए हैं कि सरकार बनाने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ रही है, किस तरीके से आप देख रहे हैं? मैं इसको बहुत पॉजिटिव तरीके से देखता हूँ कि वहाँ पे जो हमने मेहनत की उसके बहुत ही अच्छे रिजल्ट निकल के आए। जनता ने हमें सबसे ज़्यादा परसेंटेज के हिसाब से सबसे बड़ी पार्टी वहाँ पे बनाया, हमें 25 सीटें दी। पहली बार हम लोगों के पास 25 सीटें आई, नहीं तो हमारी 10 या 11 के आसपास सीटें मैक्सिमम वहाँ पे रही हैं। इसके साथ साथ मैं आपको बताना चाहता हूँ, कश्मीर में जब माननीय मोदी जी की रैली हुई, लाखों लोग उनको सुनने के लिए आए, तो लाखों लोगों की वोट हमें कश्मीर से भी मिली। तो पूरे प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद मिला, सहयोग मिला, समर्थन मिला। और दूसरा, इसके साथ साथ मैं ये भी बताना चाहूँगा कि पीडीपी को भी वहाँ पे जो वैली में काफ़ी अच्छा समर्थन मिला, काफ़ी अच्छी सीटें मिली, और दूसरी पार्टियों को वहाँ पे रिजेक्ट किया। तो एक यदि पॉजिटिव एंगल से देखा जाए तो एक बहुत ही सुखद कॉम्बिनेशन है, और दोनों रीजनों को मिला के और बराबरी के साथ एक वहाँ पे सरकार बन सकती है, और वो सरकार वहाँ के लोगों की भलाई के लिए काम कर सकती है। तो हमारी जो भारतीय जनता पार्टी है, इसीलिए लोगों की भलाई के लिए और प्रदेश की भलाई के लिए जो भी सरकार वहाँ पे बनेगी उसमें सहयोग करना चाहती है। या तो वो हमारा सहयोग लें या हमें वो सहयोग दें, ताकि वहाँ पे लोगों का विकास किया जाए, क्योंकि उन्होंने विकास के लिए ही वोट किया है। और आपने देखा होगा कि वहाँ पे जो वोट परसेंटेज बहुत ज़्यादा रहा, इवन हमारे जो भारत के जो दूसरे प्रदेश हैं वहाँ से भी ज़्यादा वोट परसेंटेज रहा। तो ये बहुत ही पॉजिटिव चीज़ है, जो लोगों ने आस्था जताई है हमारी डेमोक्रेसी में, तो उसका ठीक है, ये अच्छी बात है कि बीजेपी को वोट मिले हैं। बीजेपी ने सोचा भी नहीं होगा कि 25 सीटें मिल सकती हैं, मगर घाटी में भले ही आपको सीट ना मिली हो, लेकिन वोट तो फिर भी आपको वहां पर मिले हैं। और बड़ा सवाल ये है यहाँ पर जी 3% वोट बीजेपी को मिलना, ये भी बड़ी बात है। हमारा वहाँ पे पोलिंग एजेंट तक भी नहीं था, हमारे वहाँ पे कार्यकर्ता तक भी नहीं है, 3% वोट भी। खेमचंद जी, सवाल ये है कि क्या चल रहा है अंदर, किसके साथ आप सरकार बनाने जा रहे हैं? कुछ तो चर्चा चल रही होगी कि जी जम्मू कश्मीर की जनता के लिए बेहतर ऑप्शन रहेगा, हम इनको साथ लें। तो देखिए, यदि मैं टेक्निकल टर्म्स में बोलूँ, ये प्रोडक्ट प्रोसेसिंग चल रही है, तो सरकार बनाने का प्रोसेस चल रहा है, तो उसमें सभी से बातचीत चल रही है। और जैसे हमारे माननीय अध्यक्ष जी ने बोला कि हमारे सारे ऑप्शंस खुले हुए हैं, हम जनता के हित में किसी को भी समर्थन देने या किसी से भी समर्थन लेने के लिए तैयार हैं, क्योंकि वहाँ पे एक स्टेबल गवर्नमेंट और ऐसी गवर्नमेंट बनाना जरूरी है जो डेवलपमेंट कर सके, जो सुशासन दे सके, क्योंकि लोगों को सुशासन की और डेवलपमेंट की बहुत ज़्यादा जरूरत है। उन्होंने हमें आस्था व्यक्त करते हुए भारी मात्रा में वोट किया है, वो सारे डर और भय को छोड़ के उन लोगों ने आगे निकल के वोटिंग की, तो उसका उन्हें एक सुखद परिणाम देना बहुत जरूरी है। ये पार्टियों का दायित्व तो बनता है कि जम्मू कश्मीर की जनता ने भरोसा जताया है, तो उन्हें उस तरीके की सरकार मिले जिसमें जो तमाम समस्याएं अब तक बरकरार रही हैं जम्मू कश्मीर में, उसका कुछ हद तक तो निदान हो। लल्लन प्रसाद जी,
महबूबा मुफ्ती ने राज्यपाल से मुलाकात की है और बाहर आने के बाद उन्होंने संवाददाताओं से कहा है कि हमारे साथ 55+ का समर्थन है। इस इशारे को किस तरीके से आप देख रहे हैं? और अटल जी की तारीफ भी की है। देखिए 55 का जो 55 की जो बात की गई है तो 28 उनके हैं और 25 बीजेपी के हैं और 2 इंडिपेंडेंट्स के ले लें। हाँ बिल्कुल। तो एक कॉम्बिनेशन ये गया और दूसरा कॉम्बिनेशन एनसी के साथ भी बनता है, उसमें भी कुछ इंडिपेंडेंस लेके हो सकता है। ये बात उन्होंने, ये पत्ता अपना उन्होंने खोला तो नहीं अभी तक कि 55 में कौन कौन से लोग शामिल हैं। नहीं, उन्होंने कह दिया है कि सरकार बनाने की हमें कोई जल्दबाजी नहीं है। लेकिन उन्होंने जो ये हिंट दिया है कि अटल बिहारी वाजपेयी जी की जो नीति थी हम उसको लेकर चलने के लिए तैयार हैं, ये एक बड़ा पॉजिटिव इंडिकेशन है इस बात का कि बीजेपी के साथ वो सरकार बनाने को तैयार हैं। अदरवाइज इस तरह के स्टेटमेंट का कोई मतलब नहीं था। अब सवाल ये है कि इस समय रस्साकसी हो रही है चीफ मिनिस्टरशिप के लिए जी। बीजेपी एक राष्ट्रीय पार्टी है और पहली बार वैली में और जम्मू में कुल मिलाकर परसेंटेज ऑफ वोट्स में सबसे ज़्यादा उसको वोट मिले हैं और जाहिर है कि वो चाहती है कि उसका चीफ मिनिस्टर हो। और पीडीपी वैली में बहुत अच्छे वोट उनको मिले हैं और उनका प्रतिनिधित्व लगभग पूरी वैली का पूरा प्रतिनिधित्व उनको मिला है, एनसी कुछ सीटें छोड़कर। तो उसके हिसाब से उनकी आकांक्षा है कि चीफ मिनिस्टर उनका बने। तो इसके बीच में कोई रास्ता दोनों पार्टियों को निकालना पड़ेगा, या तो वो आधे आधे टर्म के लिए 3-3 साल के लिए अपने मुख्यमंत्री रखें या फिर एक सीनियर लीडर कोई किसी को रख लें, और चाहे वो पीडीपी का हो चाहे बीजेपी का हो। पूरे मगर इस बात को नकार दिया था पीडीपी ने कि 3-3 साल का ये टर्म्स नहीं चलेगा। वो नकार तो दिया था, लेकिन अभी स्थिति क्या बनेगी ये कुछ कहा नहीं जा सकता, क्योंकि बीजेपी के भी सारे ऑप्शन खुले हुए हैं और उनके भी ऑप्शन सारे खुले हुए हैं। बिल्कुल। तो अगर वो बीजेपी को नहीं देने को तैयार होते। जवाब लेते हैं पीयूष पंत जी। जिस तरीके से देखा जाए कि पीडीपी जिस तरीके से कोशिश कर रही है, बीजेपी भी कोशिश कर रही है और एक महागठबंधन का संकेत भी मिला। आज राज्यपाल से मुलाकात हुई है, कल बीजेपी करने जा रही है और जम्मू कश्मीर में जो सरकार बनाने को लेकर स्थिति है उससे आप बखूबी रूबरू हैं। क्या चल रहा है जहन में, क्या हो सकता है? देखिए अभी कोई भी स्थिति साफ नहीं है, लेकिन ये तो तय है कि चूंकि सबसे बड़ी अगर संख्या के बल पे हम देखें तो सबसे बड़ी पार्टी जो है पीडीपी उभर के आई है, तो निश्चित रूप से उसको और भाजपा को गवर्नर ने इनविटेशन भी दिया था बातचीत करने का, तो उस पर एक जिम्मेदारी बनती है कि वो पहल करके सरकार बनाए और उसी कवायद में वो लगी हुई है। लेकिन आज भी जैसे मुफ्ती महबूबा ने जिस तरह की बातें कही हैं उसमें कोई साफ संकेत नहीं दिए हैं। उन्होंने नंबर्स की बात करी। अब नंबर्स मैं कहता हूं कि मैं आपको 2 लाइनें पढ़ के बता दी हूं। उन्होंने कहा है कि 2003 में केंद्र की एनडीए सरकार ने शांति प्रक्रिया शुरू की थी, पीडीपी उस एजेंडे को आगे बढ़ाना चाहती है। वाजपेयी सरकार ने हुर्रियत कॉन्फ्रेंस को बातचीत के लिए बुलाया था और जम्मू कश्मीर को विशेष पैकेज दिया था। ये उन्होंने बातें रिपीट की हैं, तो इस संकेत को आप किस तरीके से देख रहे हैं? नहीं, कहीं ना कहीं उनके जहन में है, ये गठबंधन की बात है जो कि लगातार बातचीत हो रही कि एक स्थायित्व और खासकर केंद्र सरकार से जो एक सहयोग मिल सकता है जम्मू कश्मीर सरकार को, उसके मद्देनज़र जो है ये बातें हो रही हैं। और इसी में मुझे लगता है पीडीपी की भी एक ये कंसेंसस सा बन रहा है। हालांकि उनके कुछ विधायक, कम से कम 12 विधायक इसके खिलाफ हैं कि उनको लगता है कि हमने जो वर्डिक्ट हमको मिला है वो हमको भाजपा के खिलाफ वर्डिक्ट मिला है, लेकिन हम इस गठबंधन में नहीं जाएंगे। लेकिन जो महबूबा मुफ्ती के दिमाग में भी है, तो कहीं ना कहीं उनको लगता है कि स्टेबिलिटी के लिए और केंद्र से ज़्यादा राशि मिल सकती है जिससे हम विकास कर सकते हैं राज्य का, उसके लिए ये गठबंधन प्रभावी हो सकता है। लेकिन वही उन्होंने इशारा कर दिया कि हमें वाजपेयी वाला मॉडल चाहिए, जो हमारा अगर रिश्ता बनता है जिसमें कि जो है कि एक शांति प्रक्रिया रहेगी। देखिए हुर्रियत कॉन्फ्रेंस, वहीं आप देखिए कि जब पाकिस्तान के साथ हुर्रियत संगठनों से सेक्रेटरी लेवल की उनके वहाँ के उन्होंने किया बातचीत करी थी, तो जो है कि भारत ने अपने हाथ खींच लिए पाकिस्तान के साथ जो है आगे बातचीत करने के लिए। तो ये सब बहुत ही चीज़ें ऐसी हैं, बड़ी सेंसिटिव चीज़ें हैं जो भाजपा के लिए बहुत ही सेंसिटिव मुद्दे हैं और पीडीपी के लिए भी बहुत सेंसिटिव मुद्दे हैं। तो उन्होंने ये साथ साथ तय कर दिया कि भाई हमें तो अगर एक्सेप्टेबल है भाजपा, तो वो जो वाजपेयी ने जो राह दिखाई, जो उनका मॉडल है, जो उसमें एक पैकेज, स्पेशल पैकेज देने का, शांति प्रक्रिया को आगे बढ़ाने का, हुर्रियत संगठनों से बातचीत करने का, पाकिस्तान से डायलॉग करने का, ये तमाम चीजें उन्होंने रखी हैं। और महबूबा मुफ्ती ने बात और जोड़ी, उन्होंने कहा है कि नरेंद्र मोदी सरकार पर भी जिम्मेदारी बनती है कि वो जम्मू कश्मीर की समस्याएं हैं उनके निदान के बारे में सोचे, जिम्मेदारी को निभाएं, ये भी उन्होंने कहा। तो कहीं मुझे लगता है कहीं ना कहीं आशंका है, भले ही वो चाहती है कि पीडीपी और भाजपा मिलकर सरकार बनाए जो कि एक न केवल स्थायी सरकार बन सकती है बल्कि दोनों ही क्षेत्रों का
एक जो प्रतिनिधित्व कर सकती है सरकार। लेकिन कहीं ना कहीं उनके मन में एक आशंका मुझे लगता है दिखाई दे रही है, इसीलिए वो बराबर अटल बिहारी वाजपेयी जी की कोई बात कोट कर रही हैं और उन्हीं के कार्यक्रमों को सामने रख रहे हैं कि इसी आधार पे हम कोई भी सरकार चला सकते हैं। हम चाहेंगे कि उसी तरह से जो है केंद्र की सरकार, जो नरेंद्र मोदी जी की सरकार है, वो भी हमारे साथ इस तरह राज्य में बर्ताव करे, तभी ये बात आगे बढ़ और सकती ऐसे में उमर अब्दुल्ला काफी रिलैक्स नजर आ रहे हैं, लंदन में हैं और कहा है कि कॉमेडी शो करार दे दिया जो कुछ चल रहा है उसको। वो तो आनंद ले रहे हैं, मुझे लगता है कि इस तरह के, उनको लगता है कि इस तरह की जो ये हो रहा है, उनको लगता है कहीं ना कहीं जो है कि आपस में कोई इतना मतभेद है कि ये चीजें हो नहीं सकती हैं। न तो भाजपा, भले ही नरेंद्र मोदी जी भी कहते हैं कि भाई हमें तो जो है वाजपेयी जी के एजेंडे को आगे बढ़ाना है, लेकिन वो देखिए उनका एक दूसरा एजेंडा लेके वो आए हैं वो, और उसमें कहीं ना कहीं प्रेशर, चूंकि वो संघ के कार्यकर्ता रहे हैं, संघ के प्रचारक रहे हैं, संघ की बैकिंग रही, उनको जिताने में बहुत बड़ी बैकिंग रही है, तो कहीं ना कहीं वो भी उनके पीछे काम कर रहा है। ठीक है, इस पे जवाब हम खेमचंद जी से ले लेते हैं। नहीं, हमारा एजेंडा एक ही है और जो सरकार चल रही है, माननीय अटल बिहारी वाजपेयी का जो डायरेक्शन था, जो विजन था, उसी के आधार पर ही चल रही है और उसी को आगे बढ़ा रही है। संघ के स्वयंसेवक मैं आपको बताना चाहता हूँ, माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी भी थे। संघ के स्वयंसेवक सिर्फ मोदी जी नहीं है, तो भारतीय जनता पार्टी एक सामूहिक पार्टी है, प्रचारक नहीं थे। मैं आपको बताना चाहता हूँ, प्रचारक नहीं, आपने अभी स्वयंसेवक कहा, तो जो स्वयंसेवक और प्रचारक में सिर्फ इतना फर्क होता है कि प्रचारक फुल टाइम वहाँ पे सेवा देता है और स्वयंसेवक वहाँ पे जब जरूरत पड़ती है तो काम करता है। वही बात दोनों नहीं, बहुत ज्यादा फर्क नहीं होता। स्वयंसेवक 24 घंटे और प्रचारक की कमिटमेंट में कोई फर्क नहीं होता। मैं आपको बताना चाहता हूँ, स्वयंसेवक और प्रचारक की कमिटमेंट में कोई फर्क नहीं होता, दोनों ही राष्ट्रवादी विचारधारा पे काम करते हैं। और दूसरा मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आरएसएस और बीजेपी दोनों इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशन है। आरएसएस अपना काम कर रही है, उसके पास बहुत बड़ा काम है करने को, और बीजेपी अपना काम कर रही है। एक वैचारिक परिवार है, मैं आपको बताना चाहता हूँ, एक वैचारिक परिवार है, जैसे भारतवर्ष, भारत भूमि डिफरेंट राज्य होते हुए भी भारतवर्ष कहलाता था, क्योंकि यहाँ पे एक संस्कृति थी। वैसे ही भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीयता के मुद्दे के आधार पे आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी वैचारिक रूप से साथ साथ हैं, लेकिन दोनों ही डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन है और अपना अपना काम करती हैं। और जो मोदी सरकार है पूरी तरीके से अटल बिहारी वाजपेयी जी के विजन को ही आगे बढ़ा रही है और उसी को आधार जैसे बजरंग दल उसका। ठीक है ललन प्रसाद जी, क्या आप इत्तेफाक रखते हैं? ठीक है, नरेंद्र मोदी संघ से हैं, मगर क्या अब तो वो भारत के प्रधानमंत्री हैं, तो क्या उस तरीके की छवि उन पे नजर आती है? अटल जी के बारे में पहले यही सोच थी लोगों की कि आरएसएस से आते हैं और इस तरह की वो गवर्नमेंट इस तरह नहीं चला पाएंगे। लेकिन अटल जी ने जिस शालीनता के साथ 13 पार्टियों को इकट्ठा करके और सरकार चला के दिखा दिया, तो मैं समझता हूँ कि मोदी गवर्नमेंट भी लगभग उन्हीं नीतियों पर चल रही जो अटल जी की नीति थी। वो तो नहीं दिखाई दे रहा है। जिस तरह से हिंदूवादी, आप सुनिए, पाकिस्तान की जो नीति, पाकिस्तान के प्रति आपने जो बात अभी कही कि हुर्रियत वालों को जो मिलने दिया गया, और क्या वाजपेयी जी अगर होते तो क्या आपसे एक सवाल ये है कि आप कह रहे हैं कि समाज को बांटने की कोशिश, जब पाकिस्तान बार बार हमारे ऊपर हमला कर रहा है, नहीं, जब बार बार पाकिस्तान हमारे ऊपर हमला कर रहा है तो हम पाकिस्तान से किस तरह से बात करें? मोदी जी की शालीनता, आप मोदी जी की शालीनता को देखिए। वाजपेयी साहब ने तो डायलॉग पैदा किया था, शपथ ग्रहण करने के कभी पाकिस्तान, आप बात तो सुनिए, शपथ ग्रहण करने के लिए, शपथ ग्रहण करने के समय उन्होंने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को निमंत्रित किया यहाँ पर। इससे बड़ी शालीनता और क्या हो सकती है? उन्होंने तो अपनी तरफ से शुरू से ही हाथ बढ़ाया है मैत्री का, लेकिन अगर पाकिस्तान की ओर से वो मैत्री की जगह दुश्मनी का ही हाथ हमेशा बढ़ेगा, तो कोई भी आदमी प्रधानमंत्री हो आज की स्थिति में, अगर अटल जी भी होते तो वही करते जो मोदी ने किया। नहीं करते। देखिए पाकिस्तान ने हमला किया, सरकार बनाने को लेकर चर्चा कर रहे हैं, कर लेते हैं कि वही करते। अटल जी के सिर्फ एक ही जो नीतियां अटल जी की हैं लगभग वही चल रही है आज भी। अटल जी की हार्डनेस भी देखो, 2001 में जब लोकसभा पे हमला हुआ, वही अटल जी ने पूरी सेना को बॉर्डर पे डिप्लॉय कर दिया था, पाकिस्तान से डर गया था, पूरा विश्व उसमें पाकिस्तान को, वही अटल जी, क्योंकि जब देश को जरूरत है तो कोई भी प्राइम मिनिस्टर सॉफ्ट नहीं रह सकता, और जबकि मोदी मेरा सवाल आपसे ये है कि जिस तरीके से महबूबा मुफ्ती ने संकेत दिए हैं, उन्होंने कहा है कि 55+ का समर्थन है और अटल जी की उन्होंने तारीफ भी की, शांति की वो बात कर रहे हैं कि जिस तरीके शांति के पथ पर वो आगे बढ़े थे, विशेष पैकेज दिया था जम्मू कश्मीर में, कहीं ना कहीं संकेत मिल रहे हैं कि बीजेपी की तरफ झुकाव है। तो बीजेपी किस तरीके से समझ रही है? भले ही आपके सामने कुछ शर्तें रखी हैं पीडीपी ने, उन्होंने अटल जी का
प्रशंसा की है, हम उसके लिए शुक्रिया अदा करते हैं। और अटल जी हमारे नहीं है, अटल जी पूरे देश के हैं, सभी के हैं, और अटल जी ने जो काम किए हैं वो सभी के लिए। मोदी भी सब देश के हैं, तो फिर लोगों को क्यों मारा जा रहा है? लोगों को नहीं मारा जा रहा है, आप एक बहुत ही गलत बात कर रहे हैं। लोगों को नहीं बांटा जा रहा है, आप दूसरे पक्ष को देखने नहीं चाहते। यूपीए गवर्नमेंट में 10 साल क्या हुआ, करोड़ों हिंदुओं को पेशेंट बनाया गया, आप उस पर बात नहीं करना चाहते। पीके मूवी में क्या हो रहा है उस पर बात नहीं करना चाहते, जिसने करोड़ों हिंदुओं की भावना को ठेस पहुंचे, आप उस पर बात नहीं करना चाहते। आप अनर्गल बात करना चाहते हो, आप सिर्फ और सिर्फ अनर्गल बात करना चाहते हो। जो आपसे सवाल पूछा पीयूष जी सुन लीजिए, पीयूष जी सुन लीजिए, खेमचंद जी आपसे सवाल। जो बयान दिया है वो पॉजिटिव बयान है और उसमें कुछ हमें नेगेटिव दिखाई नहीं देता। उन्होंने पैकेज की बात की, हाँ जम्मू कश्मीर में विकास की जरूरत है, क्योंकि वहाँ पे अभी तक जो वहाँ पे सरकारें रही उन्होंने विकास नहीं किया, और उसके साथ साथ वहाँ पे टेररिस्ट एक्टिविटी जो रही है उसकी वजह से भी जो जम्मू कश्मीर का विकास है काफ़ी पिछड़ा। तो मानते हैं कि वहाँ पे एक स्पेशल पैकेज मिलना चाहिए, उस पर स्पेशल कंसिडरेशन होना चाहिए। और अटल जी की जो विजन था कि वहाँ पे शांति स्थापित हो, पाकिस्तान भी आगे बढ़ के शांति स्थापित करने में हमारा सहयोग करे, तो वो नीतियों में मोदी जी को कोई बुराई होगी ऐसा मेरे को नहीं लगता, क्योंकि मोदी जी उन्हीं चीजों को लेके अपनी सरकार को चला रहे हैं। नहीं, सवाल यह है कि संकेत मिले हैं, संकेत के साथ शर्तें भी हैं कुछ पीडीपी की, क्या बीजेपी मानेगी? क्या इस तरीके से सरकार बनेगी? क्या आप पीडीपी के साथ शर्तों के साथ जाएंगे? ये एक बड़ा सवाल है। मेरे को ऐसा लगता है कि जो पॉजिटिव यदि उन्होंने संकेत दिए हैं तो उसको देखना ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि बीजेपी का अपना एजेंडा है। यदि कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनेगा तो वो उन्हीं चीज़ों पे बनेगा जो लोगों के हित में है और दोनों पार्टियों के लिए सम्मानजनक है। क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता कि कॉमन मिनिमम प्रोग्राम एक पार्टी के सम्मान को खो के बने, वो दोनों पार्टियों के सम्मान को रखते हुए और उन मुद्दों के आधार पर बनेगा जिन मुद्दों के आधार पर प्रदेश और जनता का भलाई की जा सके। हो सकता है कि दोनों पार्टियों की अलग अलग पार्टियां तो अपने अपने कुछ ऐसे मुद्दे जो एक दूसरे के कॉमन नहीं है उनको थोड़े समय के लिए पार किया जा सकता है। यहाँ पर प्रोफेसर लल्लन प्रसाद जी, जिस तरीके से सज्जाद लोन ने भी कहा है कि अगर सरकार कैसे भी बने, कोई भी गठबंधन होता, बीजेपी का होना बहुत जरूरी है, ये जम्मू कश्मीर के हित के लिए उन्होंने संकेत ऐसे दिए हैं। बिल्कुल ठीक कहा उन्होंने। आप पूरे 25 विधायकों को कोई रोल न हो, उनका कोई रोल न हो और खाली पीडीपी या एनसी मिल के सरकार बना ले तो एक पूरा का पूरा रीजन अनरिप्रेजेंटेड रह जाएगा और उस ऐसी स्थिति में कोई भी सरकार स्थिर नहीं होगी और लोगों के अंदर ये ग्रीवांस होगा कि हमारे ऊपर एक गवर्नमेंट इम्पोज कर दी गई। जब जनता ने मैंडेट दोनों पार्टियों को दिया है, पीडीपी को और बीजेपी को, दोनों को, तो मुझे लगता है कि दोनों को मिलकर ही सरकार बनानी चाहिए और प्रदेश के हित में भी ये होगा। और जो सबसे बड़ी चीज़ है कि इस वक्त एजेंडा जो सबसे महत्वपूर्ण है जम्मू एंड कश्मीर में, वो कश्मीर के विकास का एजेंडा है और उसके ऊपर पार्टियों को ध्यान देना पड़ेगा। देखिए, जो बात ये कही जा रही है कि डिस्क्रिमिनेशन कश्मीर के से हुआ है, तो मैं समझता हूँ कि नरेंद्र मोदी जी ने शासन में आते ही जम्मू कश्मीर की जो स्थिति थी उन्होंने समझी उसको। बाढ़ के दिनों में देखिए क्या हुआ, स्वयं कई बार गए वहाँ पर और इतनी बड़ी अपनी सेना और अपने जितने ऑफिसर्स थे, कितने लोगों की वहाँ पर ड्यूटी लगाई और कितना पैसा खर्च किया और जनता के मन में एक विश्वास पैदा हुआ कि हाँ मोदी सरकार, और उसी विश्वास का नतीजा है कि 25 सीटें बीजेपी को मिली हैं। अब एक मिनट बात सुन लीजिए, ठीक है वाले थे, नहीं इसने ऐसा किया। आप अच्छे काम में भी नेगेटिव 1000 करोड़ उन्होंने कहा था, एक माहौल पैदा किया जाता है, वो भी नहीं पहुंची। नहीं, ये तो आपका कहना गलत है कि पहुंची नहीं है। अपनी इतनी बड़ी तादाद में हजारों लोगों ने वहाँ पे सेना ने बहुत अच्छा काम किया, केंद्र सरकार ने नहीं मिल गया है। निश्चित रूप से सेना ने अच्छा काम किया। पीयूष जी, आपसे मेरा एक सवाल है, ठीक है आप जो कह रहे हैं उससे इत्तेफाक रखते हैं, मगर 25 सीटें जो बीजेपी को मिली है वो किसका नतीजा है? देखिए, वो इसी का नतीजा है कि आपका प्रोजेक्शन दूसरा ध्रुवीकरण जो किया गया, साफ साफ तौर से ध्रुवीकरण था। जनता जागरूक है पीयूष जी, जनता जागरूक है, समझती है। जनता नहीं समझती है, जनता बह जाती है, लाखों लोग कहां से जनता भावनाओं में बह जाती है। लोकसभा चुनाव में भी जनता बह गई, विकास जब जनता देख रही है कि विकास नहीं है। आज जनता देख रही है कि सारी कंपनियों के रास्ते खोले जा रहे हैं, लैंड एक्विजिशन एक्ट को डाइल्यूट किया जा रहा है, लेबर जो लॉज है को रोक नहीं सकते, कर्मचारियों के खिलाफ बनाया जा रहा है, सारी कॉर्पोरेट्स के लिए जो रास्ते खोले जा रहे हैं, देख रही है। आप एक विकास कहीं नहीं हो रहा। चलिए ठीक है, सवाल और भी बरकरार है, छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुकना होगा, ब्रेक के बाद चर्चा करेंगे कि
जम्मू कश्मीर में कैसे बनेगी सरकार, क्योंकि अभी भी कवायद भी तेज है और अपनी अपनी बातें कही जा रही हैं कि ऐसे बनेगी सरकार, वैसे बनेगी सरकार, मगर तस्वीर पूरी तरीके से साफ नहीं है कि कैसे बनेगी सरकार। ब्रेक के बाद चर्चा करेंगे। सरकार पर सस्पेंस है कि कैसे बनेगी जम्मू कश्मीर में सरकार, और इस पे चर्चाओं का बाजार गर्म है। जम्मू कश्मीर में सरकार बनाने को लेकर बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता विजय सोनकर शास्त्री से बात की है संवाददाता अनीशा गांगुली ने। सर, आज महबूबा मुफ्ती जी ने जम्मू कश्मीर के राज्यपाल से मुलाकात की, जिसके बाद उन्होंने बयान दिया आने के बाद कि उनके पास 55 सीटें। हालांकि उन्होंने किसी के साथ गठबंधन की कोई औपचारिक ऐलान तो नहीं किया, लेकिन कहीं ना कहीं एक संकेत दिया कि उनके पास 55 सीटें। क्या ये सीटें बीजेपी के साथ मिलके है या महागठबंधन है एनसी, कांग्रेस और पीडीपी का? देखिए, अभी इस मुद्दे पर कुछ भी कहना बहुत जल्दीबाजी होगी, क्योंकि स्थितियां वहाँ की बदल चुकी हैं, सारी चीज़ें उलझ गई हैं। अपोजिशन के लोग वहाँ पर एक महागठबंधन बनाने की कोशिश कर रहे हैं, और जनता ने जो मैंडेट दिया है वो स्पष्ट ये है कि वो किसी को क्लियर कट मेजॉरिटी नहीं दिया है। इसका मतलब साफ होता है कि जनता की वहाँ मिश्रित भावनाएं रही है। लेकिन जहाँ तक भारतीय जनता पार्टी ने तो वहाँ विकास के मुद्दे पर चुनाव लड़ा है। भारतीय जनता पार्टी ने क्षेत्रीय जो समस्याएं हैं उनके समाधान के मुद्दे पर चुनाव लड़ा है। भारतीय जनता पार्टी वहाँ के नौजवान जो बेरोजगार सड़कों पर घूम रहे हैं और उनका मिसयूज किया जा रहा है देश विरोधी ताकतों द्वारा, इस मुद्दे पर चुनाव लड़ा है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल स्पष्ट है कि विकास की बात अगर कोई करता है, घाटी के और जम्मू के हित की बात कोई करता है, तो भारतीय जनता पार्टी उसके साथ है। उसके साथ मिलकर भी सरकार बना सकती है या कुछ भी कर सकता है। ये सारे विकल्प खुले हैं। लेकिन अभी हमारे नेता कल मिलेंगे और उसके बाद कोई बात ऑफिशियली आप लोगों के सम्मुख लाया जाएगा। वहीं जम्मू कश्मीर में सरकार बनाने को लेकर पैंथर पार्टी के सीनियर नेता से बात की संवाददाता प्रीत किरण ने। पैंथर पार्टी के सीनियर लीडर हैं भीम सिंह, उनसे बातचीत कर लेते हैं। सर, जिस तरीके से समीकरण है जम्मू एंड कश्मीर में इलेक्शंस के बाद किसी भी पार्टी को प्रॉपर मैंडेट नहीं मिल पा रहा है, कैसे देखते हैं आप पूरे समीकरण को? हम खुद सोचते हैं, कमाल तो ये है कि कंप्यूटर की हेराफेरी के बाद, ईवीएम को मैनिपुलेट करने के बाद भी हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी अपना मिशन 44 फोर्ड पूरा नहीं कर पाए। 9 फ्लाइट हेलीकॉप्टर की 100 करोड़ रुपया सिर्फ इनकी जो प्लेटफॉर्म थे, सिक्योरिटी लोगों ने बनाए थे या हेलीकॉप्टर थे, 100 करोड़ रुपया लग गया। और जिस तरह पैसे बटे, जिस तरह और बाद में हेरा फेरी हुई, उसके बावजूद भी मिशन 44 पूरा नहीं हुआ। मैं हैरान इसलिए हूँ कि इस देश में जो पार्लियामेंट में, हम तो पार्लियामेंट में नहीं हैं, पार्लियामेंट में पार्टीज हैं, आज तक तो मोदी जी को रिजाइन देना चाहिए था। इतना बड़ा लोगों से वायदा, इतना बड़ा देश का खर्च, और फिर मिशन 44 कहाँ गया? जैसे मोदी ने कहा था कि हर महीने में जम्मू कश्मीर की जनता से मिलूंगा, तो कहीं ना कहीं ये जनता से मिलना थोड़ा महंगा पड़ गया। ये मुलाकात नहीं है, ये सौदाबाजी है। अगर मोदी जी जाके जम्मू कश्मीर ये कहते कि यहाँ 15 लाख रिफ्यूजी जम्मू हैं, जम्मू प्रांत में हैं, पाकिस्तान के अधिकृत कश्मीर के, जिन्हें आज तक कोई सिविल राइट्स नहीं है, उनकी बात करते। हज़ारों नौजवान कश्मीर में जेलों के अंदर हैं, उनकी बात करते। मोदी जी ने बात की वही जो कांग्रेस करती थी। ये बाकी लोग सत्ता, 44 में सत्ता, तो मोदी जी के जो एडवाइज़र हैं वो भी देख लीजिए कैसे हैं। लेकिन मोदी जी ने जो भी षड्यंत्र होते थे, मोदी और अमित शाह साहब ने, तो उनको देखते हुए मोदी जी को भी मुझे सपोर्ट करनी चाहिए। जम्मू कश्मीर के चुनाव तुरंत रद्द कर देने चाहिए, मनसूख करने चाहिए, नए सिरे से चुनाव करने चाहिए। और नए सिरे में चुनाव तब हम स्वीकार करेंगे जब ऑल पार्टी कमेटी पार्लियामेंट की तरफ से एक वहाँ लगाई जाए जम्मू कश्मीर में,
और उसकी देखरेख में चुनाव हों। क्या आपको नहीं लगता थोड़ा और इंतज़ार करना चाहिए, थोड़ा और वक्त देना चाहिए तमाम पार्टियों को बातचीत के लिए? जिस तरीके से पीपीपी ने एक लंबी लिस्ट थमाई थी बीजेपी को, और कहीं ना कहीं एक बातचीत चल रही है, ऐसे में राष्ट्रपति शासन लगाना और दोबारा चुनाव की मांग कितनी जायज़ ठहराते हैं? आपने कभी सुना है? रोज खबर आती है, रेडियो में, टीवी में, प्रिंट मीडिया में, सेंसेक्स का रेट बढ़ गया। हमारे यहाँ रोज खबर आ रही है एमएलए का रेट बढ़ गया। कल तक एमएलए का रेट 10 करोड़ पहुंच गया था, थैंक्स टू अमित शाह। अब जरा सुनिए इस मुद्दे पर जेडीयू के नेता अली अनवर का क्या कुछ कहना है। हमारे साथ है जेडीयू से अली अनवर जी। सर, रक्षा मंत्री जी ने चेतावनी दी, उसके बावजूद आज पाकिस्तान ने दोबारा लगातार जो सीज़ फायरिंग का जो दौर था वो आज दोबारा से शुरू किया, और सीज़ फायरिंग की जिसमें एक जवान शहीद भी हो गया। देखिए, बड़बड़ापन अलग चीज़ है और एक अच्छी डिप्लोमेसी अलग चीज़ है। रक्षा मंत्री जी